और कोरोना काल में आर्थिक रूप से टूट चुके स्ट्रीट वेंडरों को आर्थिक लाभ देकर उनका धंधा बचाने का काम कर रही है। वहीं रोजी रोटी के लिए सड़क किनारे छोटे छोटे कपड़े और बेल्ट और रस्सों की दुकान लगाकर धंधा करने वाले लोगों को हटाने का काम किया जा रहा है। बताया जाता है कि यातायात पुलिस को गर्रा के पास सड़क किनारे स्ट्रीट वेंडर द्वारा दुकान लगाए जाने से यातायात पर पड़ रहे असर को लेकर शिकायत मिली थी, जिसके बाद यातायात अमले द्वारा उन स्ट्रीट वेंडर्स को दुकान हटाने की 31 दिसंबर को कार्यवाही की गई। यातायात अधिकारी यादव ने बताया कि गर्रा पुल के पास सड़क किनारे फुटपाथ पर दुकानदारों के दुकान लगाने से यातायात प्रभावित हो रहा था, जिसे देखते हुए फुटपाथ में दुकान लगा रहे दुकानदारों को दुकान हटाने और दोबारा यहां दुकान नहीं लगाने के निर्देश दिए गए हैं। आपको बताएं कि शहर में सड़क किनारे एक नहीं ऐसे दर्जनों फुटपाथ दुकानदार मिल जाएंगे जो छोटी छोटी दुकानों को लगाते हैं, जहां शाम से ही लोगों का डेरा लग जाता है और आवागमन भी बाधित होता है। यही नहीं, जिन दुकानदारों की दुकानें कॉम्प्लेक्स में है वहां आने वाले ग्राहकों के वाहन भी सड़क से सटकर रहते हैं, जिससे आवागमन में लोगों को असुविधा का सामना करना पड़ता है और दुर्घटना का अंदेशा भी बना रहता है। लेकिन शहर में ऐसे हालातों के बावजूद कभी यातायात विभाग ने ध्यान नहीं दिया और वैनगंगा में छोटे फुटपाथ दुकानदारों को हटाने अमला पहुंच गया। सूत्रों की माने तो ये यातायात विभाग द्वारा स्वयं संज्ञान में लेकर की गई कार्यवाही नहीं, बल्कि किसी माननीय के कहने पर इशारों में की गई कार्यवाही है। बहरहाल अब देखना है कि शहर में यातायात में बाधक बनकर फुटपाथ पर दुकानदारी चलाकर सड़कों तक ग्राहकों के वाहनों की कतार लगाने वालों के खिलाफ यातायात विभाग कितना संजीदा होकर कार्यवाही करता है। अभी सड़क सुरक्षा समिति की मीटिंग कलेक्टेड में हुई थी, जिसमें श्रीमान सांसद महोदय के द्वारा एवं अन्य गणमान्य नागरिकों के द्वारा ये आपत्ति दर्ज की गई थी कि यहाँ पर रोड के किनारे जो गर्रा में रोड के किनारे जो फुटपाथ पर दुकानें लगाते हैं, जिससे कि ट्रैफिक जाम होता है और अप्रिय घटना हो सकती है, इसको यहाँ से हटाया जाए। उसी के परिप्रेक्ष्य में लगातार लोगों को अनाउंस के द्वारा माइक के द्वारा अनाउंस किया जा रहा है और इनको हटाने की कार्रवाई की जा रही है। महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं पर पोषण ट्रैकर ऐप में एंट्री के लिए दबाव बनाया जा रहा है। चूंकि ये ऐप अंग्रेजी में होने के कारण अधिकांश कम साक्षर आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को दिक्कत आ रही है। वहीं कई आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के पास एंड्रॉइड फोन नहीं होने और रिचार्ज की उपलब्धता ज्यादा नहीं होने के कारण उन्हें परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, जिससे आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को हो रही परेशानी के बाद मध्य प्रदेश बुलंद आवाज नारी शक्ति आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और सहायिका संगठन ने इसके खिलाफ मोर्चा खोलते हुए 31 दिसंबर को रैली निकाली। संगठन प्रदेश महासचिव और जिलाध्यक्ष योगिता कावड़े ने कहा कि संगठन द्वारा उच्च न्यायालय में पोषण ट्रैकर ऐप को लेकर याचिका दायर की गई है, जिसमें माननीय न्यायालय में विभाग के सरकारी वकील द्वारा कहा गया है कि हमारा कोई आदेश और दबाव नहीं है। कार्यकर्ताओं के लिए हमने कोई आदेश जारी नहीं किए हैं, जिसमें आगामी सुनवाई 17 जनवरी को होना है, जिसकी जानकारी संगठन द्वारा भोपाल संचालनालय और जिला अधिकारियों को दी जा चुकी है। बावजूद इसके पोषण ट्रैकर ऐप में एंट्री के लिए आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं पर विभाग द्वारा दबाव बनाया जा रहा है, जबकि ये मामला न्यायालय में विचाराधीन है। इसके बाद यदि माननीय न्यायालय का जो भी निर्देश होगा वो मान्य होगा। जिलाध्यक्ष योगिता कावड़े ने कहा कि इसके बाद भी यदि विभाग पोषण ट्रैकर ऐप में हमसे काम करवाना चाहता है तो हम तैयार हैं, बशर्ते विभाग हमें मोबाइल के लिए राशि, सिम, नेट डाटा उपलब्ध कराए। जब तक ये सुविधा हमें प्रदान नहीं की जाएगी, हम पोषण ट्रैकर ऐप पर एंट्री नहीं करेंगे। उन्होंने कहा कि पोषण ट्रैकर ऐप अंग्रेजी में है और अधिकांश कार्यकर्ताओं का अंग्रेजी का ज्ञान अच्छा नहीं है। ऐसी स्थिति में उनके लिए ये पोषण ट्रैकर ऐप चलाना संभव नहीं है। हमारी मांग है कि हमें सुविधा प्रदान की जाए और उसकी भाषा बदली जाए, अन्यथा दबाव में वो काम करने तैयार नहीं है। फिर भी दबाव बनाया जाता है तो जिले में आंगनवाड़ी को बंद कर कार्यकर्ताएं सड़क पर जाकर आंदोलन के लिए बाध्य होंगी। हम लोग रैली निकालकर आज ज्ञापन देने इसलिए आए हैं क्योंकि जो हम लोगों ने माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर में पोषण ट्रैकर ऐप लॉगिंग को लेकर याचिका दायर की गई थी, उसकी अवहेलना की जा रही है कंटिन्यू और हमारे को दबाव बनाया जा रहा है कि आप पोषण ट्रैकर पे एंट्री करें। हमारी एक ही मांग है कि मोबाइल, सिम, डाटा, नेट पैक दिया जाए और रिचार्ज हर महीने हमारे फ़ोन में किया जाए। हम ऑनलाइन ट्रैकर में काम करने तैयार है। जब तक अगर वो फ़ोन नहीं देंगे तो हम बिल्कुल भी मोबाइल फ़ोन में एंट्री नहीं करेंगे। उसकी दूसरा ये है कि उसमें इंग्लिश लैंग्वेज है। कुछ हमारी कार्यकर्ता है जो कम पढ़ी लिखी है, इंग्लिश भाषा को वो कवर नहीं कर सकती, उसमें भाषा का संशोधन किया जाए। दूसरी बात है कि OTP, कि हमें एक एक हितग्राहियों के घर में जाके OTP लेना है। तो कई हितग्राहियों के मेंबर हैं जो बाहर जॉब में रहते, कहीं चले जाते, फैमिली के पास नंबर अवेलेबल नहीं होता, तो वो OTP का भी बहुत बड़ा इशू है, जिसकी वजह से हम लोग असक्षम हैं। तो ये सारा मोबाइल के अंदर से फंक्शन को दूर किया जाए।
वारासिवनी थाना क्षेत्र अंतर्गत वारासिवनी बालाघाट मुख्य मार्ग पर स्थित डोंगरिया गांव में 30 दिसंबर की देर शाम सड़क पर खड़े एक ट्रक से एक तेज रफ्तार बाइक जा टकराई, जिसके चलते घटनास्थल पर ही बाइक चालक की मौत हो गई। प्राप्त जानकारी के अनुसार मृतक गगन बिसेन निवासी लेंडेझरी है, जो कि सरदार पटेल कॉलेज से पढ़ाई कर रहा था। बताया जाता है कि गगन बिसेन गुरुवार की देर शाम अपनी मोटरसाइकिल से कायदी की ओर जा रहा था, तभी उसकी बाइक डोंगरिया में सड़क पर खड़े ट्रक के पिछले हिस्से से टकरा गई। इस दौरान सिर पर गंभीर चोट लगने की वजह से गगन की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं घटना की जानकारी मिलने के बाद मौके पर पहुंची वारासिवनी पुलिस ने ट्रक जब्त कर लिया है, जिसके बाद गगन के शव को निजी वाहन से वारासिवनी सिविल अस्पताल लाया गया, जहाँ शुक्रवार की प्रातः पंचनामा कार्यवाही पूर्ण कर शव का पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सौंप दिया गया है। इस दुखद हादसे की जानकारी मिलते ही बालाघाट विधायक और मध्य प्रदेश पिछड़ा वर्ग कल्याण आयोग के अध्यक्ष गौरीशंकर बिसेन ने वारासिवनी पहुंचकर पीड़ित परिवार से मुलाकात की और शोक संवेदना व्यक्त की। वहीं उन्हें हर संभव मदद का आश्वासन भी दिया। विगत लंबे समय से शिक्षक भर्ती परीक्षा में चयनित अभ्यर्थियों को सालों बाद भी नौकरी नहीं मिल सकी है, जिसको लेकर चयनित अभ्यर्थियों में सरकार को लेकर काफी रोष है। आगामी 2 दिसंबर को भोपाल में ओबीसी वर्ग के महाप्रदर्शन को लेकर मोती उद्यान में ओबीसी महासभा और ओबीसी चयनित अभ्यर्थियों की बैठक आहूत की गई, जहां भोपाल आंदोलन की रणनीति तैयार की गई। इस दौरान ओबीसी महासभा जिलाध्यक्ष सौरभ लोधी और चयनित ओबीसी अभ्यर्थी डॉक्टर विद्या बिसेन सहित ओबीसी प्रतिनिधि और चयनित अभ्यर्थी मौजूद थे, जहां शिक्षक पात्रता परीक्षा में चयनित ओबीसी अभ्यर्थियों की अब तक नियुक्ति नहीं होने पर डॉक्टर विद्या बिसेन ने कहा कि प्रदेश के मुख्यमंत्री स्वयं को प्रदेश की बेटियों का मामा बताते हैं, लेकिन प्रदेश में शिक्षक पात्रता परीक्षा में चयनित उनकी भांजियों को अब तक नियुक्ति नहीं मिल सकी है। हर बार कोई न कोई अड़ंगा लगाकर नियुक्ति को रोका जा रहा है। 4 साल से प्रदेश की भांजियां और भांजे इंतजार कर रहे हैं, लेकिन सरकार का कोई ध्यान नहीं है। हमारी मांग है कि मामाजी ओबीसी को 27% आरक्षण के साथ शिक्षक पात्रता परीक्षा में चयनित अभ्यर्थियों की नियुक्ति करे। भर्ती के मुद्दे को लेकर 2 तारीख के दिन भोपाल में बहुत बड़े महाआंदोलन में मैं पूरे शिक्षक भर्ती के साथियों के साथ शामिल हो रही हूँ। मैं चाहती हूँ कि 4 साल से जो हमारी शिक्षा भर्ती जो चल रही है, इसकी ओर भी हमारे मामा जी का ध्यान आकर्षित हो। और जिस प्रकार से बार बार हमें कोर्ट का या आदेश देकर बार बार इस भर्ती को रोका जा रहा है, टाला जा रहा है, तो हम चाहते हैं कि मामा जी इसमें 27% आरक्षण ओबीसी को पूरा 27% आरक्षण दे और ये 30,000 शिक्षकों की भर्ती को पूरे कराएं। इस दौरान सौरभ लिल्हारे ने कहा कि अपने हक और अधिकार के लिए आगामी 2 जनवरी को भोपाल में आयोजित ओबीसी के महाआंदोलन में जिले के ओबीसी चयनित अभ्यर्थी भी इस आंदोलन में हिस्सा लेने भोपाल जा रहे हैं। आप सभी को मालूम है कि लगातार विगत 3-4 सालों से लगातार हम ओबीसी आरक्षण, जातिगत जनगणना, शिक्षक भर्ती में 27% आरक्षण लागू करने सहित अन्य मांगों को लेकर लगातार आंदोलन कर रहे हैं। आज सिर्फ आंदोलन का स्थल बालाघाट जिला मुख्यालय ही नहीं, भोपाल हो, जबलपुर हो, सभी जगह लगातार हम लोग आंदोलन करके सरकार को अपना मांगों का ध्यान आकर्षित करवाने का काम किए। लेकिन मध्य प्रदेश की जो भाजपा सरकार है कहीं से नहीं चाहती कि ओबीसी को उसका फायदा मिले, उसको हक अधिकार मिले, उसको प्रतिनिधित्व करने का मौका मिले। आपने देखे होंगे कि विगत 17 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट के द्वारा पंचायत चुनाव में भी ओबीसी आरक्षण को समाप्त करने का निर्णय लिया गया। तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से वर्तमान में ओबीसी के साथ में छल कपट और छलावा हो रहा है, उसके विरुद्ध हम आने वाली 2 तारीख को भोपाल में प्रदेश स्तरीय आंदोलन कर रहे हैं, जिसको लेके आज हम लोगों ने यहाँ पे रणनीति बनाए और सभी लगभग सैकड़ों की संख्या में साथी कल भोपाल के लिए यहाँ से बालाघाट जिले से रवाना हो रहे हैं। बालाघाट शहर को एक पहचान देने के लिए बालाघाट उद्यान में लाखों रुपए खर्च कर तालाब के पार पर तत्कालीन खनिज मंत्री प्रदीप जायसवाल के हस्ते 26 जनवरी 2020 को तत्कालीन कांग्रेस सरकार में खनिज मंत्री प्रदीप जायसवाल द्वारा मोती तालाब में 80 फीट ऊंचा तिरंगा झंडा फहराया गया था। तब ये बात कही गई थी कि मोती तालाब के किनारे डेयरी के पास 80 फीट ऊंचा हमेशा लहराने वाला ये विशाल तिरंगा झंडा बालाघाट को एक नई पहचान देगा। ये 80 फीट की ऊंचाई पर लहराने वाला 21 फीट लंबाई और 14 फीट चौड़ाई का तिरंगा झंडा एक आकर्षण का केंद्र बन गया है, जिसके कुछ समय बाद रेलवे स्टेशन पर इससे ज्यादा ऊंचाई पर विशाल तिरंगा झंडा फहराया गया था। लेकिन कालांतर में यहां मोती तालाब के किनारे लगा जिले की पहचान बताने वाला 80 फीट की ऊंचाई पर लहराने वाला तिरंगा झंडा विगत 1 साल से भी ज्यादा समय होने को आ रहा है, जो एक बार अतिवर्षा में तूफानी हवा में फटा तो उसे नगर पालिका ने दोबारा लगाने का कभी प्रयास नहीं किया।
जिससे 80 फीट ऊंचा पोल केवल शोभा की सुपारी बनकर रह गया है, जबकि इसके लिए नगरपालिका द्वारा तत्कालीन कलेक्टर के कार्यकाल में लाखों रुपये खर्च किए गए थे, जिसके कुछ समय बाद रेलवे स्टेशन के फ्रंट परिसर पर लगभग 100 फीट ऊंचाई पर विशाल तिरंगा झंडा अपनी शान से लहरा रहा था। लेकिन बीते दिनों तूफानी हवा के कारण उसके फट जाने पर उसे उतार लिया गया है। नवागत स्टेशन प्रबंधक श्री चौधरी ने बताया कि विगत दिनों तूफानी हवा के कारण तिरंगे के फट जाने से इसे उतार लिया गया है और जल्द ही नया तिरंगा लगा दिया जाएगा। देश की आजादी की आन बान और शान के प्रतीक तिरंगा नहीं होने से लोगों में नाराजगी है और उनका कहना है कि जिम्मेदार इसकी अनदेखी कर रहे हैं। जिले की वरिष्ठ महिला नेत्री और पूर्व भाजपा महिला मोर्चा प्रदेशाध्यक्ष लता एलकर को उनकी कर्तव्य निष्ठा और सक्रियता को देखते हुए संघ के आयाम भारत तिब्बत समन्वय संघ BTTS के महिला विभाग का राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाया गया है, जिसके बाद से उन्हें बधाई देने वालों का तांता लग गया है। गौरतलब हो कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के चतुर्थ संचालक रज्जू भैया और तिब्बती धर्मगुरु दलाई लामा द्वारा इस संघ का गठन किया गया था, जिसका उद्देश्य भारत तिब्बत और सीमा से जुड़े लोगों को संगठित कर लक्ष्य प्राप्त करना है और इसमें वो अग्रसर हैं, जिससे देश के बड़े बड़े लोग जुड़े हैं, जिसमें लता एलकर के रूप में बालाघाट को प्रतिनिधित्व मिलना जिले के लिए गौरव का विषय है। आपको बताएं कि कभी प्राचीन भारत का हिस्सा रहा तिब्बत आज चीन से अपनी स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ रहा है। भारत तिब्बत समन्वय संघ के महिला विभाग की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनी लता एलकर ने प्रेस से की गई संक्षिप्त चर्चा में बताया कि ये संघ के विभिन्न आयामों में भी एक आयाम है, जिनमें महिला विभाग की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष का दायित्व मुझे मिला है। प्राचीन भारत में तिब्बत हमारा अंग रहा है, समयानुसार ये बदला और चीन ने तिब्बत को अधिग्रहित कर उनके धर्मगुरु दलाई लामा को भगा दिया। उसके बाद धर्मगुरु दलाई लामा को भारत में शरण मिली, लेकिन उस समय की सरकारों से उन्हें कोई सहायता मिलना संभव नहीं था, जिसके बाद संघ ने इसे अपने हाथ में लिया और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के चतुर्थ संचालक रज्जू भैया और तिब्बती धर्मगुरु दलाई लामा द्वारा इस संघ का गठन किया गया, जिससे देश के बड़े बड़े लोग जुड़े हैं। हमारा प्रयास होगा कि तिब्बती संस्कृति और भारत का समन्वय बनाए रखें। चीन से आक्रमण और उसकी प्रताड़ना को झेल रहे तिब्बत की समस्या से हम लोगों को वाकिफ कराएं, तिब्बतियों के साथ अपना भाईचारा बनाए रखें। पूरा देश शिव भक्त है और तिब्बत में स्थित कैलाश मानसरोवर शिव का स्थान है, जिस पर सबकी आस्था है। संघ के माध्यम से कैलाश मानसरोवर की यात्रा कराई जाती है। हमारे तिब्बती और भारत की संस्कृति बनी रहे, व्यवहार और भाईचारा बना रहे, यही संघ का उद्देश्य है और हम हमेशा कर्तव्यशील रहकर ये बनाने का प्रयास करेंगे। एक भारत तिब्बत समन्वय संघ एक ये आयाम है संघ का। इसमें मेरी नियुक्ति महिला विभाग में राष्ट्रीय उपाध्यक्ष के रूप में हुई है। कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही है, लोग इसको राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ऐसा लिख रहे हैं, ऐसा नहीं है। ये अलग संस्था है, जैसे बहुत सारे आयाम हैं संघ के, उसमें एक आयाम है। और ख़ास तौर पर तिब्बत और भारत, तिब्बत के जो लोग हैं, तिब्बत हमारा प्राचीन मतलब हमारा ही अंग रहा है, क्योंकि प्राचीन भारत की अगर हम देखें तो वो कहाँ मतलब से शुरू होकर के कहाँ तक गया हुआ, अफगानिस्तान वगैरह सब हमारे ही अंग रहे हैं। धीरे धीरे समयानुसार ये सब बदला है, लेकिन फिर भी तिब्बत के साथ में हमारा बहुत ज़्यादा हार्दिक मेल रहा है। तो चीन ने जिस तरह से उसको ऑक्युपाई किया, और चीन ने जब उसको ऑक्युपाई किया और दलाई लामा को वहाँ से, जो उनके धर्मगुरु होते हैं, उनको जब वहाँ से उन्होंने भगाया, तो उसके बाद जब उनको भारत में आकर शरण मिली, तो उसको फिर उस समय की सरकारों से तो कोई सहायता मिलना संभव थी नहीं ज़्यादा, लेकिन संघ ने इसको अपने हाथ में लिया। और जो हमारे उस समय के तत्कालीन हमारे परम पूज्य संचालक जी थे रज्जू भैया जी ने और दलाई लामा जी ने, इन्होंने मिल करके ये भारत तिब्बत समन्वय संघ की रचना की थी।